तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले एक लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक ही चीज बताता हूँ। देखो ये आर्टरी आ रही है। आर्टरी जब माइक्रोस्कोपिक वेसल्स में डिवाइड हो जाती है तो इनको कहते हैं कैपिलरीज। ये आर्टरी से क्या बन गई है? कैपिलरीज बन गई। बहुत ज्यादा नहीं बना रहा हूँ, बस 2 कैपिलरीज बना दी। सही है ना? अब ये हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं, बॉडी के सेल्स हैं। बॉडी के सेल्स। अब हमारी बॉडी के सेल्स के अब क्या होता है सबसे पहले देखो, मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं, हमारी आर्टरीज के ऊपर जो है वो 3 लेयर्स चढ़ी हुई होती हैं। सबसे नीचे वाली लेयर को के एंडोथीलियम की लेयर होती है। एंडोथीलियम एंडोथीलियम बेसिकली क्या होते हैं, हमारी जितना भी सर्कुलरिटी सिस्टम की जो अंदर की लेयर है ये एंडोथीलियम ही की बनी होती है, जिसको हम क्या कहना चाहिए उसको, ट्यूनिका इंटीना कह रहे थे, इंटरना। अच्छा, एक नीचे वाली लेयर हो गई। फिर इसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। सही है, ट्यूनिका मीडिया होती है। फिर ट्यूनिका मीडिया के ऊपर जो है वो एक और लेयर होती है जिसको कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये अब आप देखो, अब इस आर्टरी से तो हमारा कोई ऑक्सीजन कोई मटेरियल एक्सचेंज नहीं हो सकता ना। यानी हमारे ये जो बॉडी के सेल्स हैं, इन बॉडी के सेल्स को कोई भी जो है वो फूड या ऑक्सीजन जो है यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि तो थिक वॉल है ना, यहाँ से तो ऑक्सीजन पास ही नहीं हो सकती। ब्लड का प्लाज्मा वगैरह भी कोई इधर से पास नहीं होगा। लेकिन जब आर्टरी किस में डिवाइड होती हैं? आर्टरी डिवाइड हो जाती हैं जब कैपिलरीज में। तो कैपिलरी सिर्फ एक सिंगल लेयर की बनी होती है और वो होती है एंडोथीलियम लेयर की। सिर्फ कैपिलरीज के ऊपर सिर्फ एक सिंगल लेयर चढ़ी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं एंडोथीलियम। ये ऐसे। अब क्या होता है जब ब्लड आता है, ये देखो, अब ब्लड जब आर्टरी से जो है वो किस में आता है? ब्लड आ जाता है कैपिलरीज में। अब कैपिलरीज थोड़ी परमिएबल होती हैं, तो कैपिलरीज में से क्या होता है, ब्लड में से वाटर निकल जाता है। इस कैपिलरीज में से थोड़ा वाटर लीक हो जाएगा प्लाज्मा से, ब्लड के प्लाज्मा में से वाटर लीक होगा। छोटे छोटे प्रोटीन भी लीक हो जाएंगे यहाँ से, ज्यादा बड़े प्रोटीन यहाँ से नहीं जाए निकलेंगे। और इसके अलावा कुछ सॉल्ट होंगे वो भी लीक हो जाएंगे। WBCs भी कुछ यहाँ पर होंगे। अब जब ये प्लाज्मा से कुछ लिक्विड बाहर निकल आता है और कुछ लिक्विड जो है यहाँ निकल कर जमा हो जाता है किसके दरमियान में? आपके बॉडी के टिश्यूज के दरमियान में, जो खाली कैविटीज होती है ना बीच में। और इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और कुछ फ्लूइड वैसे भी, इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ होता है? ये हमारे बॉडी के सेल्स के दरमियान में जो लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम कह रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब क्या होता है कि इसमें से जो निकलता है लिक्विड, इस लिक्विड में से 85% जो लिक्विड निकला है, इस लिक्विड में से 85% वाटर, और ये चीजें दोबारा जो है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? दोबारा ब्लड में चली जाती है। ब्लड के अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं जो उसका वाटर पोटेंशियल लो करके रखते हैं, जिसकी वजह से दोबारा ये लिक्विड जो है वो किस में चला जाता है? लिपिड के अंदर, सॉरी, ब्लड के अंदर चला जाता है। 85 में से बाकी 15% रह जाता है। अब ये 15% जो यहाँ पे रह जाता है, इसके साथ क्या होता है? बाकी इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो अपनी जगह पर मौजूद है। अब ये 15% जो फ्लूइड है ये एक्स्ट्रा है। 85% दोबारा चला गया, 15% ये एक्स्ट्रा फ्लूइड है। अब ये जो 15% एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा जो प्लाज्मा का लिक्विड है, यहाँ पर क्या होती है? देखो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये कुछ और, इसको थोड़ा सा पहले मिटा देता हूँ यहाँ से। अब ये मैं सेल्स को यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब क्या होता है, यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, कुछ और ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ये ब्लड वेसल्स नहीं होती लेकिन ये दूसरी वेसल्स हैं, कैपिलरीज। वेसल्स तो नहीं, यहाँ कैपिलरीज हैं ऐसे, ये ऐसे कुछ कैपिलरीज हैं।
ये कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज क्या करती हैं, जो 50% यहाँ पर फ्लूइड रह गया है, इस 50% फ्लूइड को ये कैपिलरीज एब्जॉर्ब कर लेती हैं, छोटी छोटी जो है। और ये ब्लाइंड है, ब्लाइंड का मतलब क्या है, आगे से बंद है। आगे से बंद है तो हम इनको ब्लाइंड कहेंगे ना, इधर से तो खुली, आगे से बंद है तो इनको हम ब्लाइंड कैपिलरीज कहेंगे। और ये जो ब्लाइंड कैपिलरीज हैं, बेसिकली इन कैपिलरीज को हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे लिम्फेटिक कैपिलरीज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो 15% जो फ्लूइड रह गया था उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया लिम्फेटिक कैपिलरीज ने। फिर ये लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे मिलकर क्या बना लेती हैं, एक बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स बना लेती हैं। ये आगे चलकर इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने बना ली लिम्फेटिक वेसल। और ये लिम्फेटिक वेसल क्या करेगी, ये लिम्फेटिक वेसल खुल जाती है किसमें जाकर, वेन में। किसमें जाके खुल रही है ये, वेन में। यहाँ पर ये तो आर्टरी है ना, आर्टरी से कैपिलरीज, और कैपिलरीज से आपको क्या बन जाती है, कैपिलरीज से बन जाती हैं ये कैपिलरीज, और कैपिलरीज से बन गई क्या, वेन। अब क्या हुआ देखें, बात मैंने आपको क्या बताई कि हमारी कैपिलरीज परमिएबल होती है, इनसे बहुत सा वाटर जो है वो प्लाज्मा से निकल जाता है। उसमें से 85% वाटर वो जो लिक्विड होता है वो दोबारा ब्लड में चला जाता है, लेकिन 15% जो वाटर रह जाता है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। और जब ये लिक्विड लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर जाता है तो आप इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं कहते, इस लिक्विड के लिए हम टर्म जो इस्तेमाल करते हैं फिर हम इसको लिम्फ कहते हैं। जब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ। फिर ये लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलकर क्या बना लेती हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलकर बना लेती हैं लिम्फेटिक वेसल। और लिम्फेटिक वेसल क्या करती हैं, इसी लिम्फ को दोबारा किस में डाल देते हैं, दोबारा डाल देते हैं ब्लड में। यानी इनका काम एक तो ये हो गया कि जो 15% रह गया था इसको दोबारा ड्रेन कर दिया, किसमें, ब्लड के अंदर जो है वो ड्रेन कर दिया। यहां तक की बात समझ आई। अभी मैंने आपकी बुक वाला बताया नहीं है, लेकिन अभी आपको पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा था। हाँ पूछो। सर जैसे आपने कहा ना कि 85% दोबारा चली जाएगा, 15% मतलब लिम्फेटिक कैपिलरीज ही जाएगा, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कौन बनाएगा? क्या मतलब, आप कह रहे हो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन बनेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहीं से निकलता है, लेकिन वो पहले से मौजूद है, उस पर कोई फर्क नहीं होता, वो तो थोड़ा सा पहले से मौजूद होगा। यानी जितना इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, बस इतना ही रहना चाहिए। अगर ये कंटिन्यू लीक होता रहेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो बहुत सारा होता रहेगा, 15-15, देखो हर सर्कुलेशन में 15-15% वापिस आता रहे, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो बहुत हो जाएगा, फिर हमारे हाथ पैर में सूजन आना शुरू हो जाएगी। वो तो एक दफा बस इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ गया, वो उतना ही रहेगा। लेकिन हर सर्कुलेशन में 15-15% आ रहा है तो कितना जमा हो जाएगा, अब वो एक्स्ट्रा थोड़ी रखना है इंटरस्टिशियल फ्लूइड ने अपने पास, वो तो ये लिम्फेटिक वेसल दोबारा ब्लड में डाल देंगे। लेकिन एक और बात यहाँ पर समझ लो, मतलब बनता इसी से जब एक, हाँ बनता इसी से, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी यहीं से आया। अब आप देखो, इन लिम्फेटिक वेसल्स के दरमियान में लगी हुई होती हैं कुछ लिम्फ नोड। यहाँ क्या लगी हुई होती हैं, यहाँ लगी हुई होती हैं लिम्फ नोड। यहाँ लिम्फ नोड का काम भी समझ लो। अच्छा, लिम्फ नोड ये काम क्या करती हैं, असल में लिम्फ नोड ये काम करती हैं, यहाँ से जो लिम्फ जा रहा होता है ना, वो इस लिम्फ को चेक करती हैं। ऐसे ये लिम्फ, पहले इसके अंदर थोड़ा सा लिम्फ जाएगा, ये लिम्फ को चेक करेंगी, इसके अंदर बहुत सारे WBCs लिम्फोसाइट मौजूद होते हैं, वो चेक करते हैं इनके अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया मौजूद तो नहीं है। अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया मौजूद होते हैं तो उनको किल कर देते हैं, और साथ में ब्लड को भी सिग्नल दे देते हैं कि ब्लड, अब ब्लड के अंदर जो आएगा लिम्फ, इसमें वायरस बैक्टीरिया मौजूद होंगे, तो वो पहले से ही जो है अपने आप को तैयार कर ले। तो एक तरीके से ये लिम्फ नोड हमारे डिफेंस का काम भी करते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स के दरमियान में लिम्फ नोड मौजूद होती हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि लिम्फ को चेक करते रहते हैं कि कहीं इसमें वायरस और बैक्टीरिया तो नहीं है, तो और आपके इम्यून सिस्टम को फिर एक्टिव कर देते हैं इन वायरस और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। यहां तक बात समझ में आई, आगे चलूं। लिम्फेटिक सिस्टम का ही आपकी बुक से रिलेटेड बताऊंगा फिर। अच्छा चलो, मुझे ऐसे थोड़ा सा एक, ये देखो एक और चीज यहाँ बना देता हूँ। चलो ये है एक ह्यूमन, एक तो हमारी बॉडी में होता है क्या, सर्कुलेटरी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम।
और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। अब चलो ये मैं जो येलो येलो शो कर रहा हूँ आप समझ लो कि लिम्फेटिक सिस्टम है। ऐसे देखो ये हो गई हमारे, यहाँ से हमारे टांगों से जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स निकल रही हैं, ऐसे आई है लिम्फेटिक वेसल्स हमारी टांगों के पास। इन वाली टांगों से भी लिम्फेटिक वेसल्स आ गई। फिर यहाँ इन्होंने मिल गई आपस में, यहाँ पर मिलकर इन्होंने बना ली थोरेसिक डक्ट। यहाँ पर क्या बना ली इन्होंने, ये थोरेसिक डक्ट, बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल मिल गई। अच्छा अब यहाँ से भी आ रही हैं ये लिम्फेटिक वेसल, ये यहाँ से आई, यहाँ से भी आई और ये यहाँ पर आकर इसके साथ मिल गए थोरेसिक डक्ट। अच्छा यहाँ हाथ से आती हैं, जो राइट साइड से आती हैं वो इधर दूसरी तरफ से मिल जाती है। अब ये सारी जितनी भी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं ना, ये मिलकर कहाँ खुलती हैं, हमारी एक यहाँ पर वैन होती है जिसको कहते हैं क्लेविकल वैन। वैसे तो और भी दो वैन, एक और भी वैन होती है, बहुत सारी डिटेल है लेकिन मैं आपकी बुक में नहीं है तो इतना बता नहीं रहा हूँ। ये क्लेविकल वैन है। अब जहां पूरी बॉडी से जो लिम्फ आएगा वो इस क्लेविकल वैन के अंदर क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। अब देखें आपकी बुक के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम लिखा हुआ है, मैं पहले उसको थोड़ा सा जो है वो बता देता हूँ। लिम्फेटिक सिस्टम जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, इट इज अ सिस्टम ऑफ ब्लाइंड वेसल। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ ब्लाइंड वेसल्स। मैंने आपको बताया था कि ब्लाइंड वेसल्स इनको क्यों कहा जा रहा है। देखो कैपिलरीज तो दोनों तरफ से खुली होती थी ना, इधर से भी खुली हुई थी, इधर से मिल रही हैं आर्टरीज के साथ, इधर मिल रही हैं वेन के साथ। लेकिन जो लिम्फेटिक वेसल स्टार्ट होती है वो ऐसे आगे से, लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे से ऐसे बंद होती हैं, तो इस वजह से इनको हम ब्लाइंड वेसल्स कह रहे हैं। एक तरफ से खुली होती हैं, एक तरफ से सब किसमें, क्लेविकल वेन में दाखिल हो रही हैं, लेकिन दूसरी साइड से सब ये बंद है। तो इस वजह से लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं, इट इज अ ब्लाइंड वेसल, जिनका काम क्या होता है, दैट ड्रेन lymph from all over the body into blood। देखो ना ये येलो कलर के लिम्फ को सारी बॉडी से जमा करके लेकर आ रहे हैं और इसको कहाँ डाल देते हैं, ब्लड के अंदर जो है वो डाल देते हैं। अब एक और बात, क्या लिम्फेटिक वेसल इन एडिशन टू लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक्स किसको कह रहे हैं, लिम्फ वेसल्स को, के लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स तो होती हैं, ये सारी नजर जो आ रही है आपको ये क्या ये हैं, लिम्फ वेसल्स, जिनके लिए लिम्फेटिक्स का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ लिम्फ नोड, यानी इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल के अलावा यहाँ पर क्या लगी होती हैं, लिम्फ नोड भी होती हैं। अक्सर हमारे ये ग्रोइंग रीजन यहाँ पर ज्यादा होती है, ये लिम्फ नोड भी लगी होती है। लिम्फ नोड के अलावा जो आपका स्प्लिन है, ये भी क्या है, ये भी यहाँ पर जो होता है ये भी किसका पार्ट है, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। यहाँ जो थाइमस है वो भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं यहाँ पर, ये भी क्या है, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। तो अब आपने याद रखना है ये कि आपके ये जो मैंने नाम बताए ये सब किससे बिलोंग करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम से। कोई ऐसा एमसीक्यूज आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक वेसल्स तो होती हैं और इसके अलावा और भी चीजें फिर याद, लिम्फ नोड भी इसी का पार्ट है, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल, जो आपकी बुक में लिखे हैं आपने याद रखने हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। जी सर। और लिम्फ नोड का, बस लिम्फ नोड का मैंने आपको काम बता दिया ना, लिम्फ नोड का काम क्या होता है। लिम्फ नोड का काम ऐसे ही होता है जैसे कोई ना, एक दरिया बह रहा है, चलो मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ, ये एक दरिया बह रहा है, इस दरिया में से पानी बहता हुआ जा रहा है, यहाँ पर एक हमने प्लांट लगाया हुआ है, हम इसके अंदर से दरिया में से पूरा पानी तो नहीं लेंगे, थोड़ा सा पानी लेके इसको चेक कर लेते हैं कहीं इसमें वायरस और बैक्टीरिया तो नहीं है, सही, और फिर पानी दोबारा छोड़ देते हैं दरिया में। तो लिम्फ नोड बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं कि लिम्फ को चेक करते हैं कि इसमें वायरस और बैक्टीरिया तो नहीं है, अगर होते हैं तो कुछ को तो किल कर देते हैं, बाकी इम्यून सिस्टम को क्या कर देते हैं, फिर ये एक्टिव कर देते हैं। बस इतना सा लिम्फ नोड का आप जो है वो काम याद रखो, सही है ना। अब चलो आ जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी में काम क्या करता है। पहला काम तो इसका ड्रेनेज हो गया ना, सफाई कर रहा है, ड्रेनेज कर रहा है, कि हमारे क्या कहना चाहिए कि जो कहीं पर भी पानी जमा हुआ है, जैसे आपका नालियां होती हैं, ड्रेनेज, कहीं भी पानी जमा हुआ है तो नालियों में वो पानी डाल दो तो वो दोबारा,
तो इसी तरीके से ड्रेनेज का काम करता है। जहां पर भी लिम्फ जमा हुआ है या ज्यादा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और निकल गया पानी, तो उसको दोबारा ब्लड में डाल देता है, ड्रेनेज का काम कर रहा है। हमारी बॉडी के डिफेंस का काम भी करता है। डिफेंस का काम ऐसे करता है, देखो मैंने भी आपको एक एग्जांपल बता दी थी ना डिफेंस के काम की। डिफेंस ऑफ द बॉडी करता है क्या, उसके अंदर हमारा जो लिम्फ नोड होते हैं, इसमें टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनमें बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो हमारी बॉडी का डिफेंस का काम भी करता है। इसके अलावा अब रिकॉल योर मेमोरी, डाइजेस्टिव सिस्टम जब मैंने आपको बताया था, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो वेलाई थी, वेलाई के अंदर बताया था एक लिम्फेटिक वेसल होती है जिसको लेक्टील कहते हैं। याद रखनी है ये बात कि हमारा वेलाई के अंदर जो लेक्टील होती है वो लिम्फेटिक सिस्टम ही का पार्ट है, और ये क्या करती है, फैटी एसिड को या लिपिड को ब्लड तक ट्रांसफर करने में काम करती है। ये इसके फंक्शन याद रख लोगे। अब आ जाओ लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड एक जो डिजीज है जिसको हम कहते हैं एडिमा। एडिमा का मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब है सूजन। सूज जाता है ना, बस हाथ पैर सूज जाते हैं, ये एडिमा है। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि बॉडी कैविटीज, हमारी बॉडी कैविटीज बिकम swollen, फूल जाती हैं ड्यू टू accumulation ऑफ फ्लूइड। अब देखो अगर ये लिम्फेटिक सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपके बॉडी की जो कैविटीज हैं या बॉडी के जो टिश्यूज हैं, इनके दरमियान में लिक्विड बहुत सारा जमा हो जाएगा, और लिक्विड बहुत ज्यादा जमा होने की वजह से आपको सूजन आ जाएगी। इसको हम एडिमा कहते हैं। अब सूजन की वजह क्या होती है, काज क्या क्या होता है सूजन का। एक तो सूजन की काज होती है प्रोटीन डेफिशिएंसी। आपकी डाइट में, आपके खाने में अगर प्रोटीन कम है तो उससे भी सूजन आ सकती है। अब आप कहोगे कि प्रोटीन के कम होने से सूजन कैसे आएगी, तो देखो प्रोटीन के कम होने से सूजन कैसे आती है। ये आपकी ब्लड वेसल है, सही है, आपकी ब्लड वेसल में ये आपका ब्लड फ्लो कर रहा है, सही है? तो हमारे ब्लड के अंदर जो कुछ प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन बताया था, एल्ब्यूमिन होते हैं, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन होते हैं, फिब्रिनोजिन होते हैं, सही है ऐसे ये प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड का जो वाटर पोटेंशियल है उसको नॉर्मल रखते हैं, यानी ब्लड के वाटर पोटेंशियल को बहुत ज्यादा नहीं होने देते। क्योंकि अगर ब्लड का वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाएगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वाटर पोटेंशियल बहुत कम होगा, तो ब्लड से सारा वाटर निकल कहाँ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और दूसरा काम ये प्रोटीन क्या करते हैं, जो अगर वाटर बाहर निकल भी जाता है तो उसको दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वाटर को दोबारा कहाँ ले लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। लेकिन अगर आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन कम होगा तो क्या होगा, अगर प्रोटीन कम होगा तो आपके ये जो ब्लड के अंदर जो ये प्रोटीन है ये खत्म हो जाएंगे। जब ब्लड में प्रोटीन नहीं होंगे तो ब्लड का वाटर पोटेंशियल हाई हो जाएगा, और जब ब्लड का वाटर पोटेंशियल हाई होगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वाटर पोटेंशियल लो होगा, तो ब्लड कैपिलरीज से क्या होगा, सारा वाटर जो है वो कहाँ निकल जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा, और बाहर जाकर ये वाटर क्या हो जाएगा, या फ्लूइड जो है वो जाकर क्या होगा, जमा हो जाएगा। जब बाहर जमा होगा तो आपके आपकी बॉडी कैविटीज में जमा होना शुरू हो जाएगा, और वहां से बॉडी कैविटीज सूजना शुरू हो जाएंगी। क्लियर हुई ये बात कि कैसे प्रोटीन आपको जो है वो आपको सूजन ला सकते हैं, प्रोटीन की कमी याद रखनी है आपने। एडिमा के अंदर पहली चीज क्या हो गई, एडिमा की मतलब आपसे जो पूछा जा सकता है अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो क्या क्या कर सकती है। एक तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो है हमने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में कोशिका डिजीज काज करती है। फिर दूसरा आपको ये भी याद होना चाहिए कि एडिमा भी जो है वो काज कर सकती है। प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे ब्लड का क्या कहना चाहिए, ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर एक और वजह होती है कि लिम्फेटिक और ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट। अब देखो हमारे जो अब ये जो एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है इसको कौन लेके जाता है दोबारा ब्लड की तरफ, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड आ जाता है इसको लेके जा रहा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, दोबारा ब्लड में डाल देता है। लेकिन अब ये देखो इस लिम्फेटिक सिस्टम ने क्या किया, इसने तो अपना काम किया, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड आया इसने अपने अंदर ले लिया, अब इसको दोबारा लेके जा रहा है ब्लड में। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है कि यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम के पास यहाँ पर जो है वो रुकावट आ गई, यहाँ पर ये रुक गया।
यहाँ पर कोई चीज जमा हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, अब तो आगे जाएगा ही नहीं लिम्फेटिक वेसल से, लिम्फ आगे जाएगा ही नहीं, तो यहाँ से जो है ये लिम्फेटिक वेसल्स फूलना शुरू हो जाएंगी। ऐसे लिम्फेटिक वेसल ये लिम्फ जमा होने की वजह से, ज्यादा लिम्फ जमा होने की वजह से ऐसे फूलना शुरू हो जाएंगी, स्वेल होना शुरू हो जाएंगी, तो इसकी वजह से भी स्वेलिंग हो जाएगी। और मोस्ट कॉमन काज जो होता है कि लिम्फेटिक वेसल में जो ऑब्स्ट्रक्शन काज करते हैं, उसकी जो काज होती है फ्लोरेसिस भी होती है, जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शन बाय नीमाटोड्स। यानी बाज़ दफा क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स में यहाँ कुछ वर्म्स होते हैं नीमाटोड्स, वो नीमाटोड्स भी यहाँ पर जो है इसको ब्लॉक कर देते हैं, यहाँ पर जमा हो, जिसको हम फ्लोरेसिस कहते हैं, इन्फेक्शन बाय नीमाटोड्स। एक और रीजन इसकी क्या हो गई, इसकी एक और रीजन जो है वो फ्लोरेसिस हो गई। फ्लोरेसिस का मतलब क्या है, इसको कहेंगे इन्फेक्शन बाय नीमाटोड। और कभी कभी मामूली सी सूजन हमारे हाथ में आ जाती है, हमारा कभी कभी हमारा हाथ जल जाता है, तो उस जली हुई जगह पर हमारी ब्लड वेसल्स की या हमारी जो कैपिलरीज होती है उनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, तो उनमें से ब्लड वैसे ही ज्यादा निकलता है, सॉरी वाटर ज्यादा निकल रहा होता है, तो वहां पर भी सूजन आ जाती है। बस अब एलर्जी की वजह से भी एडिमा होता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाता है, वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। यानी एक और एडिमा की काज क्या होती है, बर्न भी हो सकता है और एलर्जी भी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या करती हैं, परमिएबिलिटी को बढ़ा देती हैं, किसकी, कैपिलरीज की, यानी उसमें से ज्यादा पानी निकलेगा। क्यों बढ़ा देती हैं, उसका भी एक फायदा होता है, वो मैं आपको इम्यून सिस्टम में बताऊंगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है। एडिमा की काज याद रख लेना, जो पॉइंट्स बना के जिस तरह मैंने बताया, इसी तरह से 2-3 पॉइंट्स याद कर लेना। ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, और उसके बाद ये तीसरा। चलें, अब जो है मैंने आगे जो अब आपको पढ़ाना है, आगे वाला जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है,